This is chapter 8, Education and British Rule. The Indian society The Indian society suffered stagnation partly due to absence of higher education. तो जो इंडियन सोसाइटी थी वो एक स्टैग्नेशन मीन्स स्थिरता का से सफर कर रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि लोगों के पास हायर एजुकेशन नहीं थी। Through traditional elementary education was widespread, it was insufficient to bring about any change in society. जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो तो हर जगह जानी मानी जाती थी, पर वो इनसफिशिएंट थी, वो सफिशिएंट नहीं थी कि वो सोसाइटी में कोई चेंज ला सके। इसी के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन पाठशालास फॉर हिंदू एंड मकतब फॉर मुस्लिम। जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो पाठशालास जो कि हिंदू के लिए बनी थी और मकतब जो कि मुस्लिम के लिए होता था उसमें कराई जाती थी। हायर एजुकेशन वाज लिमिटेड टू अपर मोस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। जो हायर एजुकेशन थी वो जो अपर क्लास है, अपर मोस्ट स्ट्राटा की जो सोसाइटी है उधर तक ही लिमिटेड था, उससे आगे नहीं। ठीक है। There were tolls for Hindus and madrasas for Muslims, which imparted higher education in Sanskrit and Persian respectively. ठीक है, तो टोल्स जो था वो हिंदूज के लिए और मदरसा जो थे वो मुस्लिम के लिए हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में और पर्शियन में। ठीक है। These institutions taught subjects like logic, philosophy, grammar, language, literature, law, astronomy, medicine and mathematics, mathematics. ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, मदरसाज और टोल्स जो थे, वो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाते थे वहां पर। Innovation or and scientific inquiry was not encouraged by इंडियंस। जो इनोवेशन होती है और जो साइंटिफिक इंक्वायरी होती है वो इनकरेज नहीं करी जाती थी इंडियंस द्वारा। ठीक है। ड्यूरिंग द 18th century द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑक्यूपाइड इन एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरीज इन इंडिया। तो 18th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसमें ऑक्यूपाई थी? एक्सपेंड करने में अपनी टेरिटरीज को इंडिया में। द कंपनी सर्वेंट वर अनफेमिलियर विद द कस्टमरी लॉज एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। जो कंपनी के जो ब्रिटिश सर्वेंट्स थे, जो वहां के जो कंपनी के लिए काम करते थे, इंग्लिश जो सर्वेंट्स थे, वो इंडियन कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशन को नहीं जानते थे, वो उसके साथ फेमिलियर नहीं थे। देयरफॉर वॉरेन हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश्ड द कैलकटा मदरसा इन 1781। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग जो था उन्होंने एक कैलकटा मदरसा एस्टैब्लिश करा 1781 में। जोनाथन डंकन set up the Sanskrit College at Banaras in 1792। और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश करा कहां पर? बनारस में 1792 में। अब हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। Around the beginning of the 19th century, however, awareness grew in Indian should be imparted modern Western education। अब 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ? इंडियंस के अंदर एक अवेयरनेस आने लगी, जिनमें उन्होंने ये अवेयरनेस आई कि उन्हें भी अब मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना चाहिए। There were three main agencies who took interest in this field। अब 3 मेन एजेंसीज थी जिन्होंने इस फील्ड में इंटरेस्ट लिया। सबसे पहले थे क्रिश्चियन मिशनरीज, उसके बाद थे इनलाइटेड इंडियंस एंड थर्ड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट।
The Christian missionaries were mainly interested in spreading Christianity. They established educational institutes which were attached to the churches in Madras, Bombay and Calcutta. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ज्यादा से ज्यादा अपना धर्म जो थे क्रिश्चियनिटी तो थे उसे फैलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश करे जो कि उनके चर्चेस से ही अटैच थे। कहाँ पर? मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। द फर्स्ट एजुकेशनल institution supported by the government were the Calcutta Madarsa and Banaras Sanskrit College established in 1781 and 1792 respectively. तो जो फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट करे जाते थे, जो कि थे कैलकाटा मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जो था, जो कि 1781 और 1792 में बना था। ठीक है। These institutions were mainly opened with the purpose of training Indians to help company British official in administration. ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन क्यों खोले गए थे? ताकि वो इंडियंस को ट्रेनिंग दे सके कि वो ब्रिटिश कंपनी की आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करें। ठीक है। The Fort William College at Calcutta was established in 1801, which with a few Indian scholars under British principal. ठीक है। अब इसी के साथ द फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो कलकत्ता में स्टैब्लिश करा गया 1801, जिसमें कुछ इंडियन स्कॉलर थे अंडर ब्रिटिश प्रिंसिपल। The purpose was to acquaint the British civilians with language, law and customs of India. जो इसका पर्पस था वो ये था कि जो ब्रिटिश सिविलियंस थे वहां पर उनको इंडियन के लैंग्वेज, लॉज और कस्टम से बताया जाए, उन्हें उन चीजों से मिलाया जाए। ठीक है। Later, the government realized that it was better to employ educated Indians as it would drastically bring down the administrative costs. So, अब later government को ये realize हुआ कि उनको एजुकेटेड इंडियंस को एम्प्लॉय करना चाहिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होगी उसमें कमी ला सकते हैं। ठीक है। Moreover, such educated Indians would be loyal to the government and would easily accept British manufactured goods. ऐसा क्यों था? क्योंकि और इससे ये भी होता कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल हो जाएंगे, इसी के साथ वो एक्सेप्ट करेंगे कौन से गुड? जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं उनको। ठीक है, उनको अपनाएंगे। As the first step towards the development of education in India, the Charter Act 1813 provided sum of rupees 1 lakh for the development of education in India. अब फर्स्ट स्टेप जो एजुकेशन की डेवलपमेंट में इंडिया में लिया गया वो था चार्टर एक्ट 1813, जिसमें उन्हें 1 लाख का तक का अमाउंट दिया गया। क्यों दिया गया? कि इंडिया की एजुकेशन में वो डेवलपमेंट करे। ठीक है। पर उनके पास कोई भी क्लियर कट एजुकेशनल पॉलिसीज नहीं थी इंडिया के लिए। ऑन द इशू ऑफ द कंटेंट एंड द मीडियम ऑफ एजुकेशन देयर वाज 2 ग्रुप्स अमंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड एनलाइटेंड इंडियंस। ठीक है। अब इसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन और कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इसके लिए 2 ग्रुप थे। फर्स्ट था द एडमिनिस्ट्रेटर्स और दूसरा था द एनलाइटेड इंडियंस। वन ग्रुप कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट favored the study of traditional learning using vernacular languages. So एक ग्रुप था जो ओरिएंटलिस्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि फेवर करता था ट्रेडिशनल लर्निंग को यूजिंग
वर्नेकुलर लैंग्वेजेस मतलब नेटिव लैंग्वेजेस को यूज करके ट्रेडिशनल लर्निंग करी जाए। सेकेंड ग्रुप था वो था एंजलिस एंजलिस्टिक्स, जो कि एडवोकेट करता था स्टडी ऑफ वेस्टर्न लर्निंग थ्रू इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो जो दूसरा ग्रुप था वो चाहता था कि वेस्टर्न लर्निंग को एडवोकेट करा जाए और उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, इंग्लिश हो। ठीक है। तो जो राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड द वेस्टर्न लर्निंग, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने वेस्टर्न लर्निंग को सपोर्ट करा। अल्टीमेटली इन 1835 द गवर्नमेंट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेस अमंग द इंडियंस। 1835 में जो गवर्नमेंट था वो डिसाइड हुआ फेवर ऑफ द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर और साइंसेस को इंडियन के बीच प्रमोट करा जाए। ठीक है। लॉर्ड मैकॉले द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया नोट इन सपोर्ट ऑफ एंजलिस्ट्स। It was approved by Lord William Bentinck that the Governor General of India. लॉर्ड मैकॉले जो थे, जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने नोट लिखा एक एंजलिस्ट के साथ सपोर्ट करते हुए। ठीक है। इसी के साथ लॉर्ड विलियम बेंटनिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने उसे अप्रूव करा। The Act of 1835 formally introduced English education in India and English was made the medium of instruction in the new school and colleges opened by the government। अब इसी के साथ ये हुआ कि एक एक्ट बनाया गया 1835 में जिसने फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में, और इसी के साथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को ही बना दिया गया जो भी नए स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे सरकार द्वारा उनमें। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम। The new system of education neglected the education of the masses। तो इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो ज्यादा मास है, मतलब जो ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी एजुकेशन को पूरी तरह निग्लेक्ट करा। द एजुकेशन सेंटर्स वर मेनली लोकेटेड इन अर्बन एरिया। जो एजुकेशन सेंटर्स थे बड़े बड़े वो अर्बन एरियाज में लोकेट करते थे। There was no provision for education of girls, और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। A gulf was created between English knowing educated Indians and remaining Indians। ठीक है। अब इन दो इंग्लिश नोइंग एजुकेटेड इंडियंस और रिमेनिंग इंडियंस के बीच एक दूरी सी बन के रह गई थी। ऑन द पॉजिटिव साइड इंग्लिश एजुकेशन बॉट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियंस इनटू द कॉन्टैक्ट विथ मॉडर्न knowledge and western ideas of liberty, equality, democracy and nationalism। अब क्या हुआ, एक छोटी सी पॉजिटिव साइड ये थी कि स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियंस का कांटेक्ट में आया किसके, मॉडर्न नॉलेज के और वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के। ठीक है। अब जो एजुकेटेड पीपल थे इंडिया के वो ये सोच में पड़ गए कि हम अपनी कंट्री को कैसे मॉडर्नाइज करें। सम ऑफ देम बिकेम पायनियर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड लेटर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और उनमें से कुछ लोग पायनियर्स बने किसके लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, मूवमेंट्स के लिए और नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के लिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। वुड्स डिस्पैच। In 1854, Charles Wood, the Secretary of State, sent an official report which brought about further changes in education policy of India। तो 1854 में जो चार्ल्स वुड थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, उन्होंने एक ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी जिसने एजुकेशन पॉलिसी जो थी इंडिया में उसमें काफी ज्यादा बदलाव लाए।
His report described as Magna Carta of English Education in India. जो उन्हीं की रिपोर्ट थी वो एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के तौर पे डिस्क्राइब करी गई. अंडर द स्कीम अ चेन ऑफ Under the scheme, a chain of school, colleges and university were to be opened. अब इस under the scheme क्या हुआ था? नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की चेन जो थी वो ओपन होने वाली थी. ठीक है. इसी के साथ द स्कूल वर ग्रेडेड इनटू प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी लेवल विद इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब स्कूल जो थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी लेवल्स, और उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था इंग्लिश. टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स वर आल्सो टू बी ओपनड इन. अब टीचर ट्रेनिंग स्कूल जो थे वो भी खुलने वाले थे. ठीक है. इसी के साथ साथ इन 1857 द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, Bombay and Calcutta was established. By 1887, the University of Allahabad and Lahore also came up. Department of Education was also set up. ठीक है. Technical education, however, remained neglected. There was only one engineering college at Roorkee and 3 medical college in presidency towns. ठीक है. तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस उठ उठ के आ रहे थे, पर इसी के साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन थी वो अभी भी निग्लेक्ट करी जा रही थी. खाली सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में, और इसी के साथ सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे प्रेसिडेंसी टाउन्स में. ठीक है. The Hunter Commission 1882 appointed Lord Ripon made several recommendations for the cause of education. तो जो हंटर कमीशन थी 1882 में, उन्होंने लॉर्ड रिपॉन को अपॉइंट करा और उन्होंने जिन्होंने रिकमेंडेशन दी काफी फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन. हायर एजुकेशन प्रोग्रेस्ड एट ग्रेट स्पीड. अब हायर एजुकेशन की वो काफी तेज मात्रा में आगे बढ़ रही थी. ठीक है. इन 1902 लॉर्ड Curzon appointed Larin Commission to look into condition and prospects of university established in India. The University Act 1904 aimed to Europeanize the senates and syndicates of the university and to turn them into completely governmental universities. The Indians were opposed to the act because they considered it as restriction of opportunities for higher education for young Indian. It made Lord Curzon most unpopular among the educated Indians. ठीक है. अब एक यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में जिसने यूरोपनाइज कर दिया सेनेट्स और सिंडिकेट्स जो थे यूनिवर्सिटी के, और उनको पूरी तरह गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी बना दिया. और इसका बहुत ज्यादा विरोध उन्हें झेलना पड़ा एजुकेटेड यंग इंडियंस द्वारा, क्योंकि उनका ये मानना था कि इट एज रेस्ट्रिक्शन, उससे क्या होता, उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए काफी रेस्ट्रिक्शन हो जाती फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग इंडियंस. ठीक है. और लॉर्ड कुर्जन काफी अनपॉपुलर बन गए एजुकेटेड इंडियंस के बीच. नाउ अ गवर्नमेंट resolution was issued in 1930 clarify the policy for higher education. अब इसके बाद गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एक इशू हुआ 1913 में जिसने क्लैरिफाई करा पॉलिसी फॉर द हायर एजुकेशन. इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू टीचिंग एंड रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी इन ऑल प्रोविंसेस. ठीक है. इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग, उसने प्रोवाइड करा कि नई टीचिंग और रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होंगी पूरे प्रोविंसेस में. और इसी के साथ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई कहाँ पे, बनारस में 1916 और पटना 1917 में.
Lord Chelmsford appointed the Sandler Commission to look into the problems of Calcutta University. The commission submitted a voluminous report in 1990 which dealt with problems of secondary and university education. द कमीशन जो थी उन्होंने सबमिट करा एक वॉल्यूमियस रिपोर्ट 1990 में जो डेल्ट करती थी, जो केटर करती थी प्रॉब्लम्स को सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। इसी के साथ इट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल अटेंशन टू एजुकेशन ऑफ वुमेन, और इसी रिपोर्ट में जो वुमेन एजुकेशन है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू हाई स्कूल वाज टू बी वर्नेकुलर, फॉर लेटर स्टेजेस इट वाज टू बी इंग्लिश। अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था इन हाई स्कूल तक, वो क्या था, उनकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती थी और लेटर स्टेज में उन्हें इंग्लिश में पढ़ाई करनी पड़ती। ठीक है। द ढाका एंड Lucknow University were started in 1920, Allahabad University in 1921, and Delhi University in 1922. Under the Government of India Act 1919, the Department of Education was transferred into the hand of Indian Ministry responsible for provincial legislatures. ठीक है। अब अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1919 को क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अब इंडियन मिनिस्ट्री के हाथ में पहुंच गया था। अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1935 एंटायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज प्लेस्ड अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है। अब पूरी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी उनका कंट्रोल किस पे था, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर। जॉन सार्जेंट, द एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एंड फ्री एजुकेशन फॉर बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। लॉर्ड सर्जेंट जो थे वो एजुकेशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने ये एडवाइस करा कि यूनिवर्सल और फ्री एजुकेशन मिले सभी लड़के और लड़कियों को 6 से 14 साल के बीच सभी को फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन मिले। ठीक है। हिज स्कीम रिस्ट्रिक्टेड द हायर एजुकेशन द एलिजिबल टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली। और इस स्कीम ने क्या करा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हायर एजुकेशन को, जो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स ही पा सकते थे।